हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं, हम शुरू करते हैं डेली की तरह। जो आपका चैप्टर है उसको ख़त्म करते हैं। तो आज आज का आपका चैप्टर है भारत के पठार। ठीक है, जो बच्चे नए होंगे उनको बता दे रहा हूँ, डेली सीरियल वाइज से घटना चक्र फर्स्ट नंबर चैप्टर से जितना भी अभी तक हो रहा है सीरियल वाइज से चल रहा है, ये भी और हिस्ट्री भी। यहाँ पर डायग्राम बना के आपको समझाया जाता है हर चीज़ें। वहाँ पर आपको घटना चक्र में थ्योरी के पार्ट में दिया होगा, हर चीज़ें एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया जाता है ताकि जब आप क्वेश्चन करें आपको आसानी से क्वेश्चन हल हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज एक प्रॉब्लम है आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर करना। दरअसल थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। वैदिक जो काल है, ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर था, ये वैदिक काल आपको शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, शाम तक नहीं तो कल ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि अगर तबीयत ठीक रही तो मैं शाम तक इसको अपलोड कर दूँ। क्योंकि इसका देखिए आपको पूरा बना दिए हैं, मतलब ये हैंड रिटन नोट्स में हर एक चीज़ें, इसको मिस मत करिएगा। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसमें चीज़ें रखी गई हैं। एनसीईआरटी और घटना चक्र दोनों इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए हर चीज़ें एक अच्छे वे में है। ठीक है, तो आपको ये शाम तक वैदिक काल का अलग से वीडियो मिल जाएगा। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं ये वीडियो सिर्फ ज्योग्राफी का ही बना सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो चलते हैं, देखते हैं। इसका भी मन नहीं, लेकिन मैं सोचा आप सबका जो टाइमिंग है वो मतलब ख़राब ना हो, डिले ना हो। ठीक है, नहीं तो एक फ्लो जो बनता है वो टूट जाता है तो सही नहीं रहता। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो लोग को पसंद आएगा वो सब ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा थोड़ा सा मेहनत किए हैं हम आपके साथ तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है भारत के पठार। अब भारत के पठार के बारे में आप आज देखेंगे। पहले आप इस मैप को ध्यान से देख लीजिए कौन कहाँ पर है। तो ये जो आपको ये दिख रहा है पूरा ये वाला एरिया, ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तब देखिए प्रायद्वीपीय पठार में के आसपास कई छोटे छोटे पठार हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 3600 मिलियन वर्ष पूर्व। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कार्बोनोफेरस युग। कार्बोनोफेरस में यहाँ पर लिखा गया है कार्बनो। कार्बनो मतलब एक कोयला होता है। कार्बोनोफेरस मत पढ़िए, कार्बनो मतलब ही कोयला होता है, इसीलिए इस युग का नाम कार्बोनोफेरस पड़ गया। जानते हैं जब ये कार्बोनोफेरस युग था तो उस समय क्या हुआ था, जो पेड़ पौधे थे, जानवर थे, वो पूरी तरह से डेवलप हो चुके थे पृथ्वी पर कार्बोनोफेरस के युग में। ठीक है, कार्बोनोफेरस प्रायद्वीपीय भारत कार्बोनोफेरस युग से पहले किसका भाग था? गोंडवाना का। गोंडवाना लैंड सुने होंगे, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है। गोंडवाना लैंड हम सबका जो भाग है, चाहे हमारा हुआ, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हुआ, चाहे अफ्रीका हुआ, चाहे साउथ अमेरिका हुआ, ये सब किसका? गोंडवाना का भाग है ये। और लॉरेशिया का भाग जो एशिया, ऊपर एशिया वाला एरिया है, और ये यूरोप वाला और नॉर्थ अमेरिका वाला, वो सब लॉरेशिया का भाग है। ठीक है, तो लॉरेंसिया और ये गोंडवाना लैंड, तो इसका पहले किसका भाग था? ये हमारा प्रायद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग था कार्बोनिफेरस युग से पहले। अब देखिए इसी कार्बोनिफेरस युग से, जब आपको कार्बोनिफेरस आ जाए दिमाग में, कहीं भी लिखा रहे कार्बोनिफेरस, इसका मतलब समझ जाइएगा वो जो एरिया बना है वहाँ पर कोयला ज़रूर पाया जाएगा। ठीक है, उसका इसीलिए ये बना ही है वर्ड कार्बोनिफेरस। ठीक है, तो चाहे आप दामोदर की बात करें, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी, गोदावरी, आपको पता है यहाँ पर जो कोयला का निर्माण हुआ, चाहे ये घाटी का निर्माण हुआ, ये इसी युग में हुआ, कार्बोनिफेरस युग में ही हुआ था। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस अगर कभी भी आपसे दिमाग में नहीं आ रहा तो कार्बनो से याद रखिएगा, कोयला उस समय बना होगा। जो जहाँ जहाँ कोयला है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि दामोदर घाटी किस युग में, तो आप दामोदर घाटी में लगाइएगा कि अच्छा वहाँ कोयला पाया जाता है, तो वहाँ कार्बोनिफेरस युग में बना होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि इतना युग है। एक दिन मैं युग पढ़ा दूंगा कि कार्बोनिफेरस क्या होता है, क्रिटेशियस क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से इतना सही समझा दूंगा कि आप भूलेंगे नहीं। अब देखिए क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में, कौन सा कह रहा है? क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में, थोड़ा सा इसको, हाँ, अब करें। क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप
ये देखिए दक्कन ट्रेप, ये जो आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है ये त्रिभुजाकार, ये दक्कन ट्रेप है, ठीक है। वही प्रायद्वीपीय भाग दो भागों में बांटा गया है। एक मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। मध्य उच्च भूमि उसको कहा जाता है जो नर्मदा नदी के उत्तर में है। ये देखिए नर्मदा नदी, मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम लगाया है। जैसे नर्मदा नदी ऐसे बहती है भ्रंश घाटी में, दो नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं इधर पश्चिम की तरफ, कौन कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। ये याद रखेंगे, पेपर में कई बार पूछा गया है। अब पूछा रहा है जो नर्मदा के उत्तर में होता है वो मध्य उच्च भूमि कहलाता है, और जो दक्षिण में होता है वो दक्कन का पठार, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रायद्वीपीय पठार अगर दो भाग में कौन कौन से हैं, तो आप बोलिएगा नर्मदा नदी के, अगर नॉर्थ में जाइएगा आप तो वहाँ मध्य उच्च भूमि पाई जाएगी, और साउथ में जाएंगे तो दक्कन का पठार पाया जाएगा। तो देखिए दक्कन का पठार, बस इतना याद रखेंगे, यही यहाँ लिखा गया है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मालवा कहाँ है, ये देखिए, चाहे ये मालवा कहिए, चाहे यहाँ पर छोटा नागपुर कहिए, चाहे यहाँ बिंदेन करिए, ये सब मध्य उच्च भूमि है, ठीक है। कौन सी, मध्य उच्च भूमि। अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जब जैसे जैसे आगे चलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका मन रहेगा नहीं। अब देखिए पश्चिम में ये चौड़ा है, पूरब में क्या है, सकरा है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मध्य उच्च भूमि की, ठीक है। तो मध्य उच्च भूमि की बात कर रहे हैं कि ये पश्चिम में चौड़ा है। पश्चिम की बात किधर कर रहे हैं, इस साइड कर रहे हैं। तो इस साइड जो ये मध्य उच्च भूमि है, ये अभी हम दक्कन ट्रेप की बात नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ देखिए अभी दक्कन ट्रेप की नहीं बात कर रहे हैं, दो पार्टों में डिवाइड है, सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर, नहीं तो आप दोनों समझ जाइए। हम कह रहे हैं जो पश्चिम का एरिया है थोड़ा सा चौड़ा है, और जो इस साइड का एरिया है थोड़ा सा सकरा है, ठीक है। किसकी, मध्य उच्च भूमि की। मध्य उच्च भूमि का विस्तार कहाँ है, विस्तार जैसे पूर्वी विस्तार अगर पूछे तो पूर्वी विस्तार बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपका ये पूर्वी विस्तार है मध्य उच्च भूमि का, इस साइड वाला विस्तार, ठीक है। यहाँ और मैप है कि नहीं, हाँ ये इस साइड में ये जो नदी वाला है, ये भी अभी आपको बताएंगे। ये जो इस साइड का विस्तार है वो किस नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इधर देखिए बुंदेलखंड जैसे आपका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो एरिया है वो, ठीक है, पूर्वी विस्तार है, ठीक है। अब देखिए मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार हो गया। अब देखिए छोटा नागपुर मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो छोटा नागपुर है किसका भाग है, मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। मालवा का पठार मध्य उच्च भूमि का ही भाग है। अब देखिए छोटा नागपुर के बारे में देख लेते हैं, इसका विस्तार कहाँ है, तो धनबाद। ये क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पर, शायद बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। ये पूछा गया था कि धनबाद जो मतलब आपका शहर है वो इतना मतलब डेंस क्यों है, वहाँ पर जनसंख्या इतना ज़्यादा क्यों जनसंख्या पाई गई जाती है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो गया है, ठीक है। मतलब धनबाद में कोयला खनन औद्योगिक बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पर क्या कह सकते हैं कि छोटा नागपुर एरिया में उस साइड में कोयला लोहा अभ्रक ये सब चीज़ें मिलती हैं, जिससे वहाँ पर जनसंख्या का मतलब अधिक संकेंद्रण हो गया है। तो ये धनबाद, ये 2007 में आपके पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया है कि धनबाद में ज़्यादा धनी मतलब आबादी घनी हो गई क्यों गई है। तो ये क्या कुछ नहीं है, सिर्फ आप इतना कह दीजिए खनन उद्योग का विकास अच्छे पैमाने पर हुआ है। अब देखिए ये इसका छोटा नागपुर का विस्तार सिंहभूम एरिया में भी है, झारखंड में है, हजारीबाग में भी है, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया क्षेत्र है, संथाल परगना है, पलामू। तो इस साइड का जो एरिया आपको दिख रहा होगा, इस साइड का लगभग सभी छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। अब देखिए मध्य उच्च भूमि में बहने वाली नदियाँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो मध्य उच्च भूमि है ये अब आपको क्या कह रहा है कि जब ये मध्य उच्च भूमि है तो जब उच्च कह रहा हूँ ना, तो चाहे नदियाँ इस साइड जाए चाहे इस साइड जाए, इस साइड तो आ नहीं सकते क्योंकि दक्कन का पठार पड़ जा रहा है, ठीक है। और इसी साइड तो जा ही रहा है, ठीक है, ये मध्य उच्च भूमि की इसी साइड। तो जो नदियाँ हैं हमारी ये मध्य उच्च भूमि की, वो किसका ढाल को दर्शाती हैं। जो नदियाँ, अगर आप कह रहे हैं कि नदियाँ क्यों उत्तर की तरफ ही बहती हैं, ये देखिए मैं यहाँ पर मैप लाया हूँ। अब देखिए यहाँ पर
कह रहे हैं नदियाँ क्यों उत्तर की तरफ, जैसे जैसे चंबल है, सिंधु है, बेतवा है, केन है यहाँ पर, ठीक है, ये सब क्यों उत्तर की तरफ ही बहती हैं। तो क्या आप कहेंगे यहाँ पर जो नर्मदा नदी है ये बह रही है, यहाँ नर्मदा नदी के ऊपर क्या है, मध्य उच्च भूमि है, जिससे इसका ढलान ये पूरब की ये उत्तर की तरफ जा रहा है और नदियाँ सब जाके उधर यमुना से मिल जा रही हैं, ठीक है, और उधर सोन गंगा से मिल जा रही है, ठीक है। तो ढलान का ही प्रयोग मतलब यहाँ यूज हुआ है नदियों के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यमुना नदी है, ठीक है, सभी नदियाँ ये यमुना नदी बह रही है, यहाँ पर चंबल, सिंधु, बेतवा, खेन, ये सब कहाँ पे, ये जाके यमुना नदी में मिल जा रही है। देखिए हमने आपको दर्शाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए यही देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था, खनन उद्योग के विकास के कारण सर्वाधिक घना है, इसलिए धनबाद में जनसंख्या का संकेंद्रण ज़्यादा हुआ है। अब यहाँ पर मालवा के पठार की बात कर रहे हैं कि इसकी लंबाई कितना है, 530 किलोमीटर मालवा के पठार की लंबाई है, चौड़ाई 390 किलोमीटर है, ठीक है, ये याद रखेंगे। मालवा के पठार की अगर हम इस साइड पश्चिम उत्तर पश्चिम साइड में देखें तो अरावली है, उत्तर ये इधर उत्तरी सीमा किसका है, तो ये लगभग ये विंध्यन मतलब ये साउथ वाला सीमा विंध्यन पड़ जाता है, उत्तरी में अरावली मतलब इसी साइड में है, ठीक है, और बुंदेलखंड एरिया है, ठीक है। तो ये मालवा का पठार है, उत्तर में अरावली है, उत्तर पूरब में थोड़ा पड़ जाता है, या उत्तर ही कह सकते हैं, कुछ भी है मतलब उसमें नहीं होगा। तो अरावली उत्तर में जाएगा, बुंदेलखंड आपका ईस्ट में जाएगा, और विंध्यन कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ विंध्यन जाएगा, अरावली जाएगा, और ये बुंदेलखंड का एरिया जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें मालवा, तो ये पूछा था क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर दर्शा दिया कि मालवा के उत्तर में अरावली है, दक्षिण में विंध्यन है, बुंदेलखंड ईस्ट में है, मालवा की ये सीमा है। देखिए यहाँ तक तो हमारा कौन सा हो गया, मध्य उच्च भूमि के बारे में बात की है, ठीक है, याद रखेंगे ये जितना भी बात की अभी मध्य उच्च भूमि के। अब दक्कन के पठार के बारे में बात कर लेते हैं, आज यहाँ पर हम पठार कर रहे हैं। देखिए दक्कन का पठार, दक्कन का पठार ये देखिए ये है आपका जो त्रिभुजाकार एरिया है, यही आपका दक्कन का। तो आपसे कोई पूछे कि त्रिभुजाकार एरिया किसका है, दक्कन के पठार का एरिया त्रिभुजाकार है। उत्तर में सतपुड़ा है, तो दक्कन के उत्तर में कौन सा है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा श्रेणी कहाँ है, दक्कन के उत्तर में। अगर पूछा जाए कि ईस्ट में कौन सा है, ये इस साइड मैंने ईस्ट बना दिया है, ईस्ट में महादेव, कैमूर, मैकाल, पूर्वी विस्तार है, ठीक है। तो महादेव, कैमूर, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर दक्कन का ये बनाता हूँ पठार बनाता हूँ, तो इस साइड में आपका महादेव पड़ जाता है, कैमूर पड़ जाता है, मैकाल पड़ जाता है, ये पूर्वी विस्तार हो जाता है। इधर उत्तर में कौन सा है, सतपुड़ा श्रृंखला है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। यहीं ऊपर नर्मदा नदी भी बहती है, नर्मदा के ये दक्कन का पठार उससे नीचे ही साउथ में ही बहती है। अब देखिए यहाँ पर अरावली पर्वत की बात करते हैं। अरावली यह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है मतलब ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार की बात अगर कर रहे हैं तो इसके उत्तर पश्चिम में पाया जाता है, ठीक है, इसी साइड। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो अरावली का विस्तार है किन किन राज्यों में है, तो वो किन किन राज्यों में है, गुजरात में है, राजस्थान में, हरियाणा में है, दिल्ली में। ये याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये इतने एरिया में आपका अरावली का विस्तार है, ठीक है, पूछ लेता है क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका ये मेघालय का पठार है वो किसका भाग है, तो आप सबकी को पता होगा जो इधर मेघालय ये ब्लैक कलर का आप दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। किससे, छोटा नागपुर से थोड़ा सा इधर अलग, किससे अलग हुआ है, मालदा गैप से, क्योंकि मालदा गैप क्या है, यहाँ पर इतना सेडिमेंट आ गया, चाहे गंगा का, चाहे ब्रह्मपुत्र का या अन्य नदियों का, इतना सेडिमेंट आ गया कि ये पूरा एक तरह से परत जमा हो गई, ठीक है। तो ये लगभग किसका रूप धारण कर लिया, जलोढ़ मृदा का रूप, मतलब ये मैदान का एरिया जमा हो गया यहाँ पर, ठीक है। जब मैदानी एरिया जमा हो गया तो ये प्रायद्वीपीय भाग से कट गया। लेकिन ये अगर बार बार यही पूछा जाता है कि जो मेघालय का पठार है वो किससे अलग होता है, तो मालदा गैप है, मालदा गैप से प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है, ठीक है। इस साइड छोटा नागपुर पठार पड़ जाता है, ठीक है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। इसको देखिए, मेघालय का पठार, कार्बी एलोंग का पठार, कार्बी एगलोंग का पठार, उत्तरी कचार पठार, नहीं तो आपको पूछ लेगा उत्तरी कचार तो आप समझेंगे ये क्या है, उत्तरी कचार भी बोला जाता है, कार्बी एगलोंग पठार बोला जाता है, महाद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का भाग भी बोला जाता है। गारो खासी जयंतिया,
इसी पहाड़ी में है, तो ठीक है, गारो खासी जयंतिया इसी मेघालय पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो नर्मदा के दक्षिण में दक्कन है, तो ये तो अभी बताएं। अब देखिए यहाँ पर इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, किसमें, इसी में, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण हुआ है। तो दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके दंडकारण्य पठार। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये है दंडकारण्य पठार। अब देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है। अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि ये दंडकारण्य पठार कहाँ कहाँ पे है, तो इसका विस्तार मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इतने राज्यों में विस्तृत है। आप सोचेंगे ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अभी मैं जो क्वेश्चन आपको करवाऊँगा तो वहाँ पर दिखाऊँगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए ये पूछा गया था, 3 ऑप्शन दिए थे कि कौन सा, गारो खासी जयंतिया, उसमें भुवन पहाड़ियाँ दे दिया था। तो मेघालय का कौन सा भाग नहीं है, भुवन पहाड़ियाँ मेघालय का भाग नहीं है, ये मिजो हिल्स का एरिया है। यहाँ पर मिजो हिल्स है, मिजो हिल्स का भाग है भुवन पहाड़ियाँ। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं करवा पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं है, लेकिन मतलब जुखाम है हमेशा, मतलब सर भी उसी समय वो हो रहा है। चलते हैं अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और मैंने ये पीडीएफ काफ़ी मेहनत करके बनाया है। प्लीज़ आप बेल आइकन दबा लीजिए, जब भी ये मैं अपलोड करूँगा ये आप देख लें। ठीक है, देखिए हर एक चीज़, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तब, दोनों एक ही साथ करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं पठार से रिलेटेड। अब ये बताइए ये कौन सा क्वेश्चन है, यही, हाँ, मेघालय का पठार है, तो मेघालय का पठार किसका विस्तार है। तो मेघालय का पठार बताइए किसका विस्तार है, तो मेघालय का पठार यूपी यूडीए एलडीए में आया है। तो मेघालय पठार ये आपके प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय खंड का मालदा गैप से अलग हुआ है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो भारत के जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत किस युग में निर्मित हुए, सेनोजाइक। ठीक है, सेनोजाइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जानते कैसे हैं जी, भारत के हिमालय की बात कर रहा है और प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहा है, उसके अतिरिक्त सेनोजाइक कल्प में भी प्रायद्वीपीय पठार के महाकल्प, सेनोजाइक महाकल्प में प्रायद्वीपीय पठार निर्मित हुए हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला क्यों है, क्योंकि खनन उद्योग का विकास औद्योगिकरण के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण के लिए ज़्यादा घना बस गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना, ये आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है ए बी सी डी में, तो ए क्या लगाएंगे, तो ए वाला जो एरिया है ये देखिए इस साइड का एरिया है, तो ये कौन सा एरिया है, यहीं पर नर्मदा, अगर मैं बताऊँ आपको, नर्मदा और तापी यहीं पर नदियाँ बहती हैं, तो ये रिफ्ट घाटी का है। तो अगर रिफ्ट घाटी कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, अभी हमको नहीं मिला है। अब बी वाला देखते हैं, तो बी वाला ये जो एरिया होता है ये छत्तीसगढ़ का एरिया होता है, तो बी वाला छत्तीसगढ़ देखते हैं, यहाँ भी छत्तीसगढ़ का है, यहाँ भी छत्तीसगढ़ का, तो अभी भी नहीं मिला है। सी वाला देखिए छोटा नागपुर का पठार है, और यहाँ से क्या हुआ था, मालदा गैप था, इधर प्रायद्वीपीय पठार, तो सी वाला छोटा नागपुर का पठार है। अब देखिए वर्षा छाया क्षेत्र है, नहीं, वर्षा छाया क्षेत्र अगर आपको लगाना होगा, अभी मैं बताता हूँ, छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, ये सॉरी, छोटा नागपुर पड़ा वर्षा छाया क्षेत्र, तो वर्षा छाया क्षेत्र आपका डी, ये डी कहाँ पर आपको दर्शा रहा है, ये पुणे का एरिया, जैसे पुणे, नागपुर, वो सब क्या है, वर्षा छाया क्षेत्र है, वहाँ पर वर्षा थोड़ा कम होता है, तो ये डी वाला होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्षा छाया क्षेत्र ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, यहाँ पर वर्षा छाया क्षेत्र तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर वैसे भी देख लीजिए, कभी भी डी वाला वर्षा छाया क्षेत्र मत करिएगा, आपका क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्ट घाटी, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर का पठार, वर्षा छाया, यही आपका सही है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, पूछ रहे हैं। यहाँ जो अरावली था पूरा, और यहाँ पर विंध्य था, यहीं पर था कौन सा, ये वाला जो आपका एरिया है,
ये मालवा था, ठीक है, मालवा का पठार था। यहाँ पर विंध्य में साउथ में बताया था, और इस साइड में उत्तर में लगभग उत्तर पश्चिम में पड़ जाता है, या उत्तर में कहिए, ये कौन सा, अरावली का पठार था। तो ये तो अरावली का पर्वत श्रेणी था, ये कौन सा हो जाएगा, मालवा का पठार। तो इनके दोनों के बीच मालवा का है, ठीक है। कौन सा पठार, अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य, देखिए उत्तराखंड वाले देख लेंगे, जो उत्तराखंड का पीसीएस भी होने वाला है। तो उत्तराखंड में देखिए 2021 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य कौन सा। तो अभी हमने क्या बताया, मालवा, ठीक है। हमने डायग्राम भी बनाया था, यहाँ विंध्य है नीचे, बीच में वो मालवा है, और इधर अरावली है, ठीक है। तो बीच में कौन सा है, मालवा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है। तो अभी हमने क्या बताया था कि दंडकारण्य क्षेत्र आपके, लिख देता हूँ एक बार फिर, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, झारखंड नहीं लिया। तो झारखंड यहाँ भी है, यहाँ पे, यहाँ तो हटा ही दीजिए। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है, तो हाँ ये देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश भी नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश भी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तो ये याद रखेंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी है, और तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में है। तो एक से अधिक, बीपीएससी वाले देख लें, ई वाला यहाँ पर सही होगा। तो ई वाला ऑप्शन नहीं हुआ, लेकिन ये ई वाला ही सही होगा। दंडकारण्य भारत के किस भाग में है, तो भारत के किस भाग में है, तो वो मध्यवर्ती। अब देखिए यहाँ पर कैसे मध्यवर्ती, जब आपका महाराष्ट्र कह रहा है, इधर उड़ीसा कह रहा है, तो इसका मतलब कहाँ आप बनाएंगे, जब आप भारत को बनाएंगे, महाराष्ट्र बनाएंगे, तो यहाँ भी आपका होगा, ये इस साइड, और उड़ीसा का रहा है तो इधर भी होगा। तो लगभग मध्यवर्ती ही, ये मत करिएगा कि, क्योंकि मैप में वहाँ जो दिखाया था कि ये पूर्ववर्ती भाग में, ये मध्यवर्ती भाग में। तो झारखंड पीसीएस में भी आया था कि यह मध्यवर्ती भाग में, तो लोक सेवा आयोग झारखंड ने मध्यवर्ती माना, तो मध्यवर्ती ही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश भी आ रहा उसमें। तो ठीक है, तो यही इतना क्वेश्चन था। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था, शायद मैंने उसको स्किप कर दिया। ये पूछा गया था, उत्तराखंड पीसीएस 2012 में आया था, ठीक है, 2012 में आया था कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा जो शैलों का निर्माण उस किस काल में हुआ, तो क्रिटेशियस काल में हुआ। जो दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण हुआ, ठीक है, मान लीजिए दक्कन का ये पठार है, इस पर बेसाल्ट निर्मित जो लावा हुआ उसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ। किस युग में, क्रिटेशियस युग में हुआ, याद रखेंगे। तो आज के बस इतना ही, आज के लिए पहले मैं सॉरी बोल दूंगा, ठीक है। अब आज क्या मैं आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलूं, क्योंकि मैंने आज अधूरा ही काम किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।